हाय हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एनालिटिकल मेथड पे। वहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। ओके, तो आज वक्त है कि हम उन फॉर्मूले का यूज़ करें और क्वेश्चन सॉल्व करें ढेर सारे। सो फ्रेंड्स, एक बात याद रखनी चाहिए कि वेक्टर जो है, तो ये जो कुछ भी टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, ये एक्चुअल में इस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टूल है फिजिक्स को समझने के लिए। इसलिए अगर आप इसको अच्छे से समझ पाते हैं तो ये आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसलिए ये बहुत सीरियस हो जाता है। इस पर क्वेश्चन तो कम आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, ये एक टूल के जैसा यूज़ होता है आगे जो भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें। तो इसलिए आपको इसको सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपके और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यस, मैं हूं आपका दोस्त कफील अहमद और मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं बिगिनर सीरीज के अंदर। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में दो चीज़ें डिराइव की थी, दो फॉर्मूले डिराइव किए थे, एक डायरेक्शन के लिए और एक मैग्नीट्यूड के लिए। तो कोई भी दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो उनके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उनका मैग्नीट्यूड हमने निकाले थे, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, ये एक निकाले थे हमने मैग्नीट्यूड के लिए। और डायरेक्शन के लिए जो हमने निकाले थे वो निकाले थे tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये थीटा जो है ये दोनों एंगल के बीच का एंगल है, दोनों एंगल के बीच का एंगल है। ओके, और इसी तरीके से ये वेक्टर एडिशन के लिए था, ये एडिशन के लिए था। और सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमने निकाले थे वो था मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये देखा था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक्चुअल में एक स्पेशल केस होता है वेक्टर एडिशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर की डायरेक्शन को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा -2ab कॉस थीटा। तो आपको ये फर्क ध्यान में रहना चाहिए, जब वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन लिया, और जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लिया। ओके, और यहाँ पर इसका डायरेक्शन हो जाएगा हमारे लिए बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ओके, ये हमने इसका डायरेक्शन भी लिख लिया। तो ये दो फॉर्मूलेस हमने एनालिटिकल मेथड के थ्रू डिराइव किए थे। अब इन पर बेस्ड खूब सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल हमको दिया है यहाँ पर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स ए, दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड ए है, मेक एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो यहाँ पर दो वेक्टर है, सपोज हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि वेक्टर ए है और एक वेक्टर है वेक्टर बी। अब कह रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, और वो है ए। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और हमको दिया है ए। ओके, अब हमको कह रहा है कि ये जो एंगल बना रहे हैं वो थीटा है। तो हमसे पूछा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है उनका डायरेक्शन हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड हमने अभी एनालिटिकल मेथड के थ्रू जो निकाले थे, जो फॉर्मूला हमको दिया है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, यही फॉर्मूला दिया था। अब देखो यहां पर ये जो है, हम मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो वेक्टर को कंसीडर नहीं करते, हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लेते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लेते हैं। तो ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है पर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये ए बी, ये ए बी, ये यहाँ पर हम इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर वेक्टर है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है और हमको दिया है ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए, और ये बी की जगह हो जाएगा ए, अगेन यहाँ पर ये बी की जगह हो जाएगा ए। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको, बहुत सिंपल है। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू, ये ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a इंटू ए, अगेन ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहां से 2a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहां पर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब थोड़े से यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हैं, यहाँ पर देखते जाइए।
तो यहां पर हम यूज करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखते हैं हम। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमको तो कॉस थीटा यहां पर दिया है, तो यहां पर ये 2 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं आपको समझाने के लिए, तो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये एंगल के साथ लगा है, मतलब ये डबल एंगल है, तो इधर डबल है तो इधर सिंगल है, आप इस रेशो को समझ सकते होंगे। अगर हमने यहाँ पर इसको सिंगल कर दिया तो ये आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2, ओके, ये हो जाएगा माइनस 1। अब 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इस रिलेशन में, इस रिलेशन का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, बराबर है, ठीक है। अब देखते जाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ इसको डायरेक्टली तो 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर अगर इसका रूट हटाना चाहे हम तो हटा सकते हैं, यहाँ पर ये 4 का 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का a हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा बाय 2, ये मैग्नीट्यूड हमको मिल गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये स्पेशल केस है, आपको याद रहना चाहिए। क्यों स्पेशल केस है? इसकी डायरेक्शन निकालने के बाद हम चेक करते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन पहले हम निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हमको क्या दिया है, tan अल्फा हम जो निकालते थे वो था b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। अब यहां पर ये मैग्नीट्यूड है इनके, ये तो वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर v का मैग्नीट्यूड क्या दिया हमको, हम लिख लेंगे यहाँ पर, नीचे लिख ले तो आपके लिए, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू a साइन थीटा अपॉन a प्लस b का मैग्नीट्यूड a के बराबर है, तो ये हो जाएगा a कॉस थीटा, बराबर। अब देखो एक और रिलेशन हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, और वो होता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा की, या फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा की, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन देखो, ये डबल एंगल है तो यहाँ पर ये सिंगल एंगल है इनके साथ, अगर इसको हम सिंगल कर देंगे तो आधे आधे हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, ओके। आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखते जाइए, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू ये a प्लस a, तो हम इसको a साइन थीटा अपॉन a, यहाँ पर a को कॉमन ले लेते हैं और ये अंदर बचेगा a प्लस कॉस थीटा, ठीक है, a प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर a प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा में अगेन हम ये रिलेशन यूज करेंगे, तो a साइन थीटा की जगह ये वैल्यू डाल दो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो a को वैसे ही रहने दो, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम क्या डालने वाले हैं, ये 1 प्लस कॉस थीटा की जगह ये डालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो जो कॉमन है हम उनको कट कर सकते हैं, ये कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा ये 2 और 2, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचा साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाय 2, तो ये रिलेशन बराबर हो जाएगा tan अल्फा बाय 2 की। अब देखो ये tan और ये tan तो चले जाएंगे, यहाँ पर हमारे लिए बचेगा फिर अल्फा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2, तो ये रिलेशन हमको मिल गया, ये डायरेक्शन भी मिल गई और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड भी मिल गया, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप सभी इसको लिख लीजिए, और ये स्पेशल केस क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। रफ करो 1 2 3। तो दोस्तों यहां पर जो हमने मैग्नीट्यूड निकाले थे, अभी दो वेक्टर इक्वल दिए हुए थे हमको और उनके मैग्नीट्यूड सेम हमको दिया था, तो उसका मैग्नीट्यूड हमने ये निकाले थे। अब आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि जब भी दो वेक्टर इक्वल्स हो, दो वेक्टर ए बराबर हो वेक्टर बी के, मतलब इनके मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो अगर ये बराबर है, इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आपको हमेशा आंखें बंद कर ये रिलेशन मैग्नीट्यूड से रिलेटेड लिख लेना चाहिए।
जब भी दो वेक्टर इक्वल्स हो आपको ये रिलेशन यूज करना चाहिए, जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो आपको ये रिलेशन यूज करना चाहिए। ओके, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तब ये रिलेशन यूज करना चाहिए, 2a cos थीटा बाय 2a cos थीटा बाय 2। अब देखो यहां पर हम देखते हैं कि a इज इक्वल्स टू b, और अगर थीटा हमको दिया है 0, थीटा हमको दिया है 0, तो यहां पर ये cos 0 हो जाएगी पूरी टर्म, ये वाली इसको ये रिलेशन को देखो, ये पूरी टर्म cos 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा cos 0 होता है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर 1 पुट कर देंगे तो हमको मिलने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल्स टू 2a। ओके, ये एक केस हो गया हमारे पास। अब अगर a इज इक्वल्स टू b है और हमारे पास एंगल हमको दिया है थीटा इज इक्वल्स टू 180, ये थीटा इज इक्वल्स टू 180 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180, थीटा की जगह हमने वैल्यू 180 डाले, यहां पर 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा cos 90, तो cos 90 0 होता है, इसका मतलब पूरी टर्म 0 हो जाएंगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r हमको मिलेगा 0। ये मिनिमम वैल्यू होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे पहले हम केसेस पढ़ चुके हैं, ये मिनिमम वैल्यू होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर एक और केस देखते हैं, a इज इक्वल्स टू b और हमारे पास अगर थीटा हमको दिया है यहां पर 90 डिग्री, तो यहां पर हम 90 डिग्री अगर पुट करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 45 हो जाएगा, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है शायद 1/√2 होती है, 1/√2 होती है, तो यहां पर हम इसको डालेंगे अगर 1/√2 को, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाय 2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये √2 से 2 कैंसिल होगा और यहां पर हमारे लिए बचेगा √2a, √2a ये बचने वाला है हमारे पास, तो ये एक रिलेशन हमको मिल गया। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, थीटा की वैल्यू को चेंज करें और थीटा को हम यहां पर पुट करें, इफ a इज इक्वल्स टू b और थीटा इज इक्वल्स टू 120, तो थीटा को अगर 120 हम डालेंगे यहां पर, ये देखिए 120 तो डिवाइडेड बाय 2 यानी cos 60 हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ r हमको क्या मिलने वाला है, थीटा इज इक्वल्स टू 120 पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 जो होता है, तो हमारे पास मिलने वाला सिर्फ a मिलने वाला है, तो ये एक रिलेशन हमको मिल गया। ओके, अब अगर हम यहाँ पर थीटा इफ a इज इक्वल्स टू b और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 60 कर दें, तो 60 करते से यहाँ पर cos 30 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 60 को 30 बचेगा, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है शायद, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल्स टू √3a। ओके, तो ये केसेस है, आपको ये याद रहनी चाहिए। ये कब है, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, हमको दिया हो। ओके, जब दो वेक्टर बराबर हो, तो ये एक स्पेशल केस है, आपको ये याद रहना चाहिए, और ये वैल्यूज भी आपको याद रहनी चाहिए। जब दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका मैग्नीट्यूड होता है 2a cos थीटा बाय 2, और उनके बीच का एंगल अगर 0 हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब 2a मिलने वाली है। 180 डिग्री हो तो 0 मिलने वाला है, और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आपको मिलेगा √2a मिलने वाला है। ओके, इसी के साथ यहाँ पर अगर एंगल 120 है तो आपको मैग्नीट्यूड मिलने वाला है a, एंगल 60 है तो आपको वैल्यू मिलने वाली है √3a। तो ये आपको टिप्स पर रहने चाहिए, याद रहनी चाहिए ये सब। तो ये क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज में दिया है एनसीईआरटी की। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि बहुत इजी तो है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, जब आप एक्सरसाइज में या फिर जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए, उसमें जब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हो तो अक्सर उसका मीनिंग नहीं समझ पाते। ओके, तो यहाँ पर हम ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, और कॉन्सेप्चुअली आपको कुछ चीज़ें क्लियर इससे हो जाएंगी। तो इनइक्वालिटी, इसको हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। ऐसे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको समझना बहुत जरूरी। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये इस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज व्हेन डज द इक्वालिटी साइन अबव अप्लाई। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो इनइक्वालिटीज है इसको ज्योमेट्रिकली इस्टेब्लिश करना है, और ये बताने की जो इक्वालिटी का साइन यहाँ पर है, ये देखो ये इक्वालिटी का साइन है, ये जो सिंगल लाइन है इक्वालिटी का साइन है, तो ये कब अप्लाई होगा ये करके बताना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो एक अपनी जगह, लेकिन हम इससे कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक्चुअल में हमको समझना है इससे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है, सबसे पहला अगर मैं देखो आपके लिए, तो ये
पहला वाला केस। तो सबसे पहले वाला केस हमको ये बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए और बी का यहां पर हमने मैग्नीट्यूड लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमने यहां पर मैग्नीट्यूड ली। तो यहां पर वेक्टर ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली। अब आप पूछेंगे सर सेम तो है, यहां पर भी मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, यहां पर भी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। देखो यहां पर स्टूडेंट अक्सर यही गलती कर जाते हैं, ये मैग्नीट्यूड यहां पर हमने दो वेक्टर्स का लिए, यहां पर हम मैग्नीट्यूड एक सिंगल वेक्टर का ले रहे हैं और उसके बाद उसको ऐड कर रहे हैं दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। मतलब ये सिंपल ऐसा समझना चाहिए कि ये सिंपल जो अलजेब्रा होता है, आप प्लस माइनस के जो ऑपरेशन करते हैं बस ये सिंपल वैसे, और यहां पर आप वेक्टर रूल अप्लाई कर रहे हो तो ये एक वेक्टर बन चुका है। अब ये एक वेक्टर बन चुका है, मतलब यहां पर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, वेक्टर आर इज लेस देन और इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यस आई नो कि आपको एक समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं जिससे आपको समझ में आए। तो सपोज कर लो कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है। इससे पहले मैं बार बार बोल चुका हूं कि जब भी मैं यहां पर आपको कहूंगा वेक्टर, तो यहां पर मैं वेक्टर के ऊपर साइन दूंगा, ठीक है। तो आप समझना है कि वो वेक्टर है। यहां पर जहां पर भी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे मैं साइन वहां पर नहीं दूंगा, बुक में भी आपको साइन नहीं देती, सिंपल लिखा होता है। बोल्ड लेटर में होगा बुक में तो वो वेक्टर है, उसके ऊपर साइन है तो वेक्टर की बात हो रही है। अगर ना बोल्ड लेटर में ना उसके ऊपर साइन है तो वहां पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर दो वेक्टर हमको दिए, वेक्टर ए और बी। सपोज कर लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। ये वेक्टर बी है हमारे पास, इसको हमने नाम दिया वेक्टर बी। अब वेक्टर एडिशन मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है आर के, रिजल्टेंट ये जो होता है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तो वेक्टर एडिशन हुआ। अगर इनका मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए तो वो हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और इसका जो फॉर्मूला हमको दिया होता है, ध्यान से देखना, इसका जो फॉर्मूला हमको दिया होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला हमको गिवन होता है। अब इसके मुताबिक हमको करना पड़ेगा, तो हम प्रॉपर इसको फॉलो करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको समझने के लिए मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करूंगा। तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, वेक्टर ए है और इसके हेड पर वेक्टर बी की दुम रखते हैं, तो ये हो गया वेक्टर बी की दुम बराबर। अब यहां पर जो तीसरी लाइन होती है रिवर्स डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इससे अटैच करते हैं। तो ये जो तीसरा वेक्टर होता है ये इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। और इसका मैग्नीट्यूड यहां पर जो दिया होता है वो ये दिया होता है। आपने अगर पहले दूसरे तीसरे लेक्चर नहीं देखे तो देख के आइए, जब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड ये जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड ये होता है बराबर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड ऐसे हम शो कर दें, मतलब इसका जो अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है और उसको निकालने का प्रोसीजर ये होता है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं इसी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों, इसी मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये लेस देन या इक्वल्स टू होता है किसके, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड। यहां पर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड था, यहां पर हम किसका करें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर उसमें ऐड करें वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड। अब कैसे, तो देखो ये वाली जो साइड होती है, आपने एक ट्रायंगल की बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है उसको जानते होंगे आप। और वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होती है ना, ट्रायंगल की तीसरी साइड ये होती है वो हमेशा दो साइड के एडिशन से छोटी होती है, दो साइड के एडिशन से छोटी होती है। ध्यान से देखना, एक बार फिर से कह रहा हूं, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है सबसे बड़ी आपको नजर आ रही है, ये हमेशा दोनों वेक्टर को अगर मैं ऐड करूंगा, मतलब इन दोनों वेक्टर की लेंथ को ऐड करूंगा तो ये लेंथ उनसे छोटी आएगी। ये एक वेक्टर की प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर हमसे बस यही पूछा जा रहा है, ऐसा समझ। तो हम यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लो कि इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको और आसानी करूं आपके लिए, ये अगर सपोज करो
इसकी लेंथ दी हमको 3 और इसकी दी है 4, ठीक है। और इनके बीच का एंगल हमको दिया है, यहाँ पर इसको हम लगेंगे एंगल को, तो यहाँ पर 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, ओके। अब देखो इसके थ्रू हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो हमको मिलने वाला है, मतलब ये और ये, तो ये तीसरी लाइन इसको शो करने वाली है। तो ये हो जाएगा, ए क्या हमको दिया हुआ है 3 स्क्वायर, बी क्या दिया हुआ है हमको 4 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 मतलब 12 हो जाएगा। कॉस कितना दिया हमको, कॉस 60 दिया है, एंगल बीच में 60 दिया हमको, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू ये 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 12, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये और ये यहाँ से चले जाएंगे। अब हमारे पास जो बचेगा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 12 ये हो गया 37, ओके। तो 37 यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड मिला, ये 37 हमको मैग्नीट्यूड मिला, अंडर रूट 37 हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिला। अब देखो वहीं पर ये अंडर रूट 37 है, अंडर रूट 37 ये हमको मैग्नीट्यूड मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ऐसा समझो। अब ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूँ, मतलब मुझे 3 दिया है, ओके। 3 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3, ये मैग्नीट्यूड आपको समझाने के लिए, प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड या मॉड, इसको मॉड कहते हैं, मॉड्यूलस लेंगे, अगर माइनस भी रहे तो इसमें प्लस हो जाते हैं, माइनस भी रहेंगे तो प्लस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 4, तो ये क्या वैल्यू मिलने वाली है हमको, यहाँ पर 7 मिलने वाली है, यहाँ पर वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, 7 मिलने वाली है, ठीक है। तो ये किसका निकाले हमने, ये इसका निकाले, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहां पर आर की वैल्यू हमको क्या मिली 37, मतलब ये 6 पॉइंट समथिंग इसके आगे होगी, क्योंकि 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है, यहाँ से रूट हटाएंगे तो 6 पॉइंट समथिंग हमको वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू 6 पॉइंट समथिंग मिलेगी। और यहाँ पर हमको इन दोनों के वेक्टर को इंडिविजुअली हम मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर रहे थे तो हमको 7 मिला। अब 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो हम जानते हैं कि 7 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये सिंपल है एक्चुअल में, ये ट्राइंगल की अगर आप डेफिनेशन जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं, तो वहीं से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर ट्राइंगल की डेफिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो तीसरी साइड होती है, फिर जो साइड होती है एक साइड, वो हमेशा दो साइड के एडिशन से छोटी होती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी तक तो हमको ये समझ में आया कि ये जो वेक्टर मतलब ये वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ये लेस देन होता है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि इक्वल कैसे होगा। यहाँ पर तो हमने देखा कि ग्रेटर देन है, मतलब 7 बड़ा है अंडर रूट 37 से, ठीक है। तो अब हमको ये कैसे पता चले कि ये इक्वल कब होते हैं, तो अगर इनके बीच का एंगल 0 हो जाए, ये दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए, देखना ध्यान से, ये इसका डायरेक्शन भी ये हो जाए 3 का और 4 का डायरेक्शन भी ये हो जाए, तो इन दोनों का कहना चाहिए कि अगर डायरेक्शन अगर एंगल 0 हो जाए, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको अगर ऐड करेंगे सिंपल इसके थ्रू तो ये 7 ही मिलने वाला है, बराबर, ये तो 7 ही मिलेगा। लेकिन इस यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, अगर इनके बीच का एंगल 0 हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे जैसे ही, तो कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 24, यानी ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पर 24 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा ये 9 प्लस 16 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 24, और अगेन यहाँ पर हमको मिलेगा 49, जो किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो रूट हटाकर हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम इसको सिंपली अगर ऐड करेंगे इस मेथड के थ्रू तो 7 ही मिलने वाला है, और यहाँ पर अगर हम इसको इस मेथड के थ्रू भी कर रहे हैं तो हमको 7 वैल्यू मिलने वाली। तो ये इक्वल कब होगा, जब इनके बीच का एंगल क्या हो, 0 हो, जब इनके बीच का एंगल 0 हो। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये इनइक्वालिटी के साइन यहाँ पर हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इससे ये क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है।
तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा हो, आप इसी तरीके से यही फॉर्मेट को यूज करके सेकंड इसको समझ सकते हैं, तीसरे को समझ सकते हैं और चौथे को समझ सकते हैं। तो ये कुछ आपको समझ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं और हमसे पूछे जा रहे हैं कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स 5 यूनिट हैव एन एंगल 60 डिग्री। तो इक्वल मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और एंगल है 60 डिग्री, बिटवीन देम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर हमें दो वेक्टर के सम फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो सपोज कि वेक्टर ए हमको दिया है और वेक्टर बी हमको दिया है और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड हमको दिया है, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो वो हमको दिया है, इक्वल मैग्नीट्यूड बोले तो 5 यूनिट हमको दिया है और इन दोनों के बीच का जो एंगल दिया है हमको वो है 60 डिग्री। तो हमारे को जो जितनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमको मिल चुकी है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मालूम है, बी का मैग्नीट्यूड मालूम है, उनके बीच का एंगल मालूम है, तो हम आर मालूम कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं, इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं, अभी हमने देखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू, ए की जगह क्या है, इसका यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड हमको दिया है 5, बी का मैग्नीट्यूड भी हमको दिया है 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। इनके बीच का एंगल हमको दिया है cos 60। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 25 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसल, 1/2 से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 50, 25 प्लस 25, 50 प्लस 25, ये जो बचा है पर 25। तो टोटल वैल्यू हमको मिल जाएगी √75, √75। ठीक है, इसको और कोई दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, हाँ दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, अंडर रूट हो जाएगा ये 5√3 हो जाएगा, 5√3 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमको मिल गया इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमसे पूछा था बस, और अगर डायरेक्शन भी आपको निकालना तो हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी, b हमको क्या दिया मैग्नीट्यूड में 5, sin थीटा बोले तो sin 60, sin 60 की क्या वैल्यू होती है, तो sin 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। ये a का मैग्नीट्यूड 5 दिया है, b का मैग्नीट्यूड 5, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5√3/2 और यहाँ पर ये हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 5√3 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हो जाएगा 5 1 द 5, 5 3 द 15, √3/3 अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3। तो कब यहाँ पर एंगल हमको tan की 1/√3, tan की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे होती है, कौन से एंगल पे होती है हम देखेंगे, तो ये होती है अल्फा इज इक्वल्स टू आई थिंक 30 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 30 मिल गई, यहाँ पर एंगल मिल गया हमको यहाँ पर 30। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं सोल्व। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आप लिख लीजिए, एक और इसका अल्टरनेट मेथड मैं आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है, 1 2 3। अभी देखिए हमने मैग्नीट्यूड इसका क्या निकाला यहाँ पर 5√3। अब ये इक्वल वेक्टर थे, यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ था सेम, और अभी हमने डिस्कस किए कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो तो उनका मैग्नीट्यूड जो होता है हमने निकाले थे 2a cos θ/2, ये निकाले थे, बराबर है। तो यहां पर अब क्या कीजिए, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या दिया हुआ हमको 5, cos थीटा cos 60/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, cos 60 की वैल्यू क्या होती है cos 60/2, तो यहाँ पर ये डिवाइड होके हमारे पास बचेगा cos 30। तो अगेन 2 इंटू 5, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये कैंसल, अगर हमारे पास क्या बच रहा 5√3। तो देखो आपको इतना सब कुछ सॉल्व करना पड़ा, आपने सिंपली यहाँ पर सिर्फ इसको यूज करते हुए ये सॉल्व कर लिया। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये टिप्स है कुछ,
ये तो स्पेशल केस है जब दो वेक्टर्स इक्वल हो, जब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो वेक्टर हमको इक्वल दिए थे इसलिए हमने इसको यहाँ पर यूज करे। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों चलिए जो क्वेश्चन भी हमको दिया है हम उसको सॉल्व करते हैं। और हमसे पूछे जा रहे हैं कि फॉर व्हाट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से एंगल पे मैग्नीट्यूड, मतलब ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो ये आप जानते हैं कि ये दोनों ही अलग है, इनके रिजल्ट अलग ही मिलने वाले हैं, लेकिन इन दोनों के मैग्नीट्यूड कब सेम होते हैं, किस एंगल पे सेम होते हैं। तो मैंने इससे पहले भी आपको ये केस बता चुका हूं, लेकिन एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, इसका जो प्रोसीजर उसको फॉलो करते हैं। तो ऑलरेडी जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में ये दी हुई है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी का मैग्नीट्यूड हमको यहाँ पर लिखना है। तो ए डिफरेंस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो ये रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहां से देखते जाइए, ये सेम जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचने वाला है, तो ये इसको इधर ट्रांसफर हम जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नहीं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जीरो बचने वाला है, इस साइड में जीरो बचेगा। ये पूरी टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा प्लस ए स्क्वायर से, ये इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर कट हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस हो गया इधर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेम टू सेम है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 बोले तो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये टर्म पूरी जीरो के बराबर है, ये टर्म पूरी जीरो के बराबर है। तो यहां पर ए बी, ये तो 4 तो छोड़ दो, लेकिन वेक्टर ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड में से कोई जीरो होगा तो जाके जीरो होगा, या फिर कॉस थीटा जीरो होगा तो ही जाके जीरो के बराबर हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते अदरवाइज। तो देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर अगर ये मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो वो वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब ये देखो फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है। अब ये दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो कभी जीरो नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो यहां पर इन दोनों के मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता, तो फिर क्या जीरो हो सकता है, वो हो सकता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ही जीरो होगा, और कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब कॉस 90 के बराबर होता है, इसका एंगल जीरो होगा जब। तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच का एंगल क्या रहने वाला है, 90 डिग्री। तो ये एक स्पेशल केस है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन इस पर नीट पर 2 से 3 बार पूछ चुका है पिछले प्रीवियस ईयर में, अगर आप देखेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर। ये इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जा चुका है बार बार। तो ये केस आएगा जब भी, याद रखना इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहने वाला है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहने वाला है। जब भी एक ऐसा आएगा आपको याद रखना है कि बीच का एंगल इनका 90 डिग्री रहेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन हम किए उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ देम, देन द एंगल बिटवीन देम विल बी। तो यहां पर हमसे पूछा है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हमको दिया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और बोल रहा है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पर हम सपोज कर रहे थे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहां पर ए है, तो बी का भी यही होने वाला है, इसके बराबर रहेगा, यानी ए रहेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है उसके आगे, इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ देम। तो यहां पर बोल रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट मिलने वाला है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये जो हमको मिलेगा रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी जो मिलने वाला है किसी दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो ए के बराबर है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए, यही मिलने वाला है। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर किसके बराबर रहेगा, ए के बराबर रहेगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहाँ पर, तो हमको बता रहे हैं कि देन द एंगल बिटवीन देम विल बी, तो यहाँ पर इनके बीच का एंगल बताना है।
तो हम सिंपल बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसका जो फॉर्मूला हमको दिया होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां पर आपको जो मैग्नीट्यूड दिया है उसको हम लिखते जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी हमको दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए, बी का मैग्नीट्यूड भी ए है, और यहाँ पर कॉस थीटा हमको अभी मालूम नहीं है क्योंकि एंगल ही हमसे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, ये अगेन ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू, ये 2a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर फिर से हम वही रिलेशन यूज करने वाला है जो मैंने आपको बताया था। तो हमको वैल्यू मिलेगी 2a कॉस थीटा बाय 2, 2a कॉस थीटा बाय 2। अब देखो यहाँ पर कौन सा एंगल हम लेंगे कि हमको मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड ए मिले, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो बराबर है वो किसके, ए के बराबर है। ये जो हमने गिवन इंफॉर्मेशन थी उसकी बेस पर निकाले थे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ये कौन से वैल्यू, यहाँ पर अगर हम वैल्यू डालते जाएंगे तो cos 30 की वैल्यू लेंगे तो हमको शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, cos 30 हो जाएगा, cos 15 हो जाएगा, और cos 15 पर हम सॉल्व करेंगे तो शायद हमको नहीं मिलेगा। cos 120 डाल के देखते हैं। cos 120 इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 120 बाई 2, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, cos 60। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर यहाँ पर हम डाल के देखेंगे 2 इंटू 1/2, ठीक है, यहाँ पर a, ये a है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिलने वाला है a। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ r हमको क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल्स टू a, यही तो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच का एंगल क्या रहने वाला है, 120 डिग्री रहने वाला। ओके, तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के लिए हम इतना ही यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे उसमें कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। आप इन लेक्चर को देखिए बार बार, हो सकता है आपको एक दो चीज़ें बार बार देखनी पड़े, तो आप बार बार देखिए। बार बार देखने से कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप उम्मीद है कि नोट्स बना रहे होंगे और वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख रहे होंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और गुड बाय।